नमस्कार, आप देख रहे हैं कंज्यूमर स्किंग। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। किसी भी कंपनी के लिए उसका ग्राहक ही उसका भगवान होता है। कह सकते हैं कि कंपनी के लिए वो सब कुछ होता है, लेकिन अगर कंपनी अपने ग्राहकों को प्रॉब्लम को सुलझाने के बजाय उनको ब्लॉक कर दे तो क्या किया जाए? जी हाँ, हाल ही में कुछ ऐसा ही हुआ है कुछ ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के ग्राहकों के साथ, और कई ग्राहकों की शिकायत है कि ये ई कॉमर्स कंपनियां खराब प्रोडक्ट की डिलीवरी कर देती हैं या कोई दूसरा प्रोडक्ट भेज देती हैं, और जब इसकी शिकायत की जाए तो बजाय शिकायत निपटाने के बिना किसी चेतावनी के उनका अकाउंट ही ब्लॉक कर दिया जाता है। कई मामलों में तो ग्राहकों के पैसे भी नहीं लाए गए हैं। हालांकि इनमें से कुछ कंपनियां सफाई देती हैं कि केवल उन ग्राहकों का ही अकाउंट ब्लॉक किया जाता है जो आदतन बार बार प्रोडक्ट्स लौटाते हैं और रिफंड मांगते हैं। इन ई कॉमर्स कंपनियों का कहना है कि उनके यहाँ शिकायत निपटारे के लिए बकायदा मैकेनिज्म बना रखा है। कंज्यूमर स्किंग में आज हम इसी मुद्दे पर विस्तार से बात कर रहे हैं। हम चर्चा कर रहे हैं कि आखिर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को लेकर हाल के दिनों में ग्राहकों की शिकायतें क्यों बढ़ रही हैं? क्या विवाद के निपटारे को लेकर स्वतंत्र एजेंसी नहीं बनाई जानी चाहिए? क्या सारी ई कॉमर्स कंपनियों के लिए एक जैसी रिटर्न और रिफंड पॉलिसी बनाने का वक्त आ गया है? क्या ये ई कॉमर्स अपनी एकाधिकार यानी मोनोपोली का फायदा उठाने लगे हैं? जिस तरह गूगल के मामले में हमने देखा कि सीसीआई ने कड़ा रुख अपनाया, क्या उसी तरह इन ई कॉमर्स कंपनियों की मनमानी को रोकने के लिए अलग से व्यवस्था बनाने की जरूरत है? सवालों पर विस्तार से हम बात करेंगे। ये सवालों को रखेंगे हमारे आज के मेहमानों के पास, और मेहमानों के तौर पर हमारे पास आज खास लोग भी हैं। अशोक कपूर, जनरल सेक्रेटरी कंज्यूमर राइट ऑर्गेनाइजेशन, सुयश कात्यायनी, को फाउंडर purple.com, आदित्य खन्ना, ई कॉमर्स कंसल्टेंट। आप सभी का स्वागत है हमारी इस खास पेशकश में। आदित्य, आपके पास आऊंगी सबसे पहले, क्योंकि ये जो मामला है ये नया नहीं है। हालांकि अभी ये उजागर हो रहा है क्योंकि इस तरह के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। हम बात कर रहे हैं बड़े बड़े ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म की, हम बात कर रहे हैं ई कॉमर्स जायंट्स की, जहां पर विदेशी नहीं देश में भी लोग बहुत ज़्यादा शॉपिंग करते हैं। अब कस्टमर्स को शिकायतें हो सकती है, प्रोडक्ट में प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन बिना चेतावनी दिए आप उन्हें ब्लॉक कर देते हैं। आप उन्हें ऐसी कोई सख्त मेल भी नहीं देते हैं, कोई किसी भी तरह का नोटिफिकेशन नहीं देते हैं कि उनके रवैये में किस कंपनी को कोई प्रॉब्लम लग रही है, और सीधा ब्लॉक कर देते हैं। और आप फिर कह रहे हैं कि आपकी दुकान तो कस्टमर्स की बदौलत ही चल रही है। आदित्य, ये रवैया कितना सही है? मैं कहूँगा इतना सही नहीं है, क्योंकि कस्टमर्स की वजह से ही पूरी दुकान उनकी चल रही है। तो उनको कोई ना कोई नोटिफिकेशन तो आइडली कस्टमर्स को देना चाहिए, जिससे वो अपने व्यवहार में सुधार लाएं। अगर किसी का रिटर्न परसेंटेज लेट्स से अगर 10% से या 15% से 20% से ऊपर जाता है, तो उससे थोड़े ही पहले उनको एक चेतावनी मेल आ जानी चाहिए, एक नोटिफिकेशन आ जाना चाहिए कि अगर आपका इससे ऊपर जाएगा तो आइडली आपका अकाउंट ब्लॉक हो सकता है, जिससे कि वो इसको रोक सके। क्योंकि अगर एक बार अकाउंट ब्लॉक हो जाता है तो उसको खुलवाने में उसकी तो कोई अभी तक कोई ऐसी कोई फॉर्मेलिटी अमेज़न ने या किसी भी कंपनी ने जारी नहीं करी, तो उसको खुलवाना, उसको चालू वापस करवाने में बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो अगर ये चेतावनी कस्टमर्स को पहले से मिले तो शायद ये अकाउंट ब्लॉक का जो प्रोसेस है वो थोड़ा सही हो जाए। वक्त आ गया है कि जो कंज्यूमर पॉलिसीज है, जो मैकेनिज्म है, उस पर काम किया जाए। मेरे साथ अशोक कपूर भी जुड़ गए हैं। सर, स्वागत है आपका हमारी इस पेशकश में। देखिए, ये जो कहानी है ना, इसके दो पहलू हैं। मेरी कुछ लोगों से बात हो रही थी, तो कुछ कंपनियों का, कुछ सेलर्स का खासतौर से ये कहना था कि कई बार लोग क्या करते हैं, खरीद लेते हैं ऑनलाइन प्रोडक्ट और उसके बाद उसका इस्तेमाल कर लेते हैं, और क्योंकि उनके पास कुछ दिनों की विंडो होती है उसको रिटर्न करने के लिए, प्रोडक्ट को रिटर्न कर दिया जाता है। और जब ये कोई शख्स ऐसा बार बार करता है तो कंपनियां उसे ब्लॉक कर देती हैं। और ग्राहकों की तरफ से अगर हम सुन रहे हैं शिकायतों के लिहाज से, तो उनका ये कहना है कि ये प्रोडक्ट ही सब स्टैंडर्ड है, और अगर हर बार हमें ऐसे गलत प्रोडक्ट मिलेंगे या जो हमने देखा था वैसे नहीं मिलेंगे तो हम तो वापस करेंगे ही, और जो शख्स ये बार बार करता है कंपनी उसको ब्लॉक कर देती है। तो ये किस तरफ विवाद जा रहा है, इसको हम कैसे समझे? अशोक कपूर जी, हमको समझाएं। नमस्कार मैडम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। पहली चीज़ मैं आपके यहाँ पे निर्धारित करना चाहता हूँ कि ऑनलाइन शॉपिंग की निर्धारिता जो लोगों में उजागर हुई है, समय के साथ
नए नए पॉलिसीज और समझ भी लोगों को आ रही है। सबसे पहले बात आ जाती है, जैसे कि हम हमेशा कहते रहते हैं कि जागरूकता एक बहुत बड़ी चीज है। कंज्यूमर जागरूकता, उपभोक्ता को जानना चाहिए कि वो कौन सी जो है ऑफिसी नीति के बारे में किससे सामान ले रहा है। पहली तो सबसे बड़ी बात वो आ जाती है। जहाँ पे बात आ जाती है कंपनियों की, अगर आप फिजिकल किसी दुकान पे जाएंगे तो आपकी जो है पेशकश एक व्यक्ति विशेष के साथ हो जाती है, जहाँ पे आप उस प्रोडक्ट के बारे में छानबीन करके एक तह तक आप अपनी डिसीजन ले सकते हैं। लेकिन आज की तारीख में बहुत सी ऐसी दुकानें हैं जहाँ पे आपको रिटर्न पॉलिसी भी मिलती है। तो मेरे ख्याल से ये एक आधार उपभोक्ता के ऊपर जरूर पड़ता है, लेकिन उसका कहीं ना कहीं इस्तेमाल गलत तरीके से जब किया जाता है तब इन बातों की चर्चाएं होती हैं। काफी ऑनलाइन रिटर्न्स के ऊपर, जहाँ पे जो है वापसी नीति, अगर हम जिसको बोलते हैं रिफंड एंड रिटर्न पॉलिसीज, इनके ऊपर जहां जहां पे लोगों ने कोई फायदा उठाया, कुछ प्रतिशत हर चीज में फायदा उठता है, हम लोग सब जानते हैं। लेकिन ज्यादातर लोगों को एक आधार सुविधा जब तक अगर मिलती रहे ऑनलाइन से, और उनको जो है अगर उनकी पेशकश का सामान जो है पसंद नहीं आया और उसकी रिटर्न पॉलिसी के तहत वो वापस कर सकते हैं, तो मेरे ख्याल से एक ये आदान और प्रदान वाली बात होती है। ऑनलाइन अपने ग्राहक को कहीं जाने नहीं देता है। आप ये भी समझ रहे होंगे कि जहां तक बात आ जाती है किसी भी दुकानदार की, उसके लिए दुकानदार के लिए जो ग्राहक है बहुत जरूरी एक चीज होती है। और मेरे ख्याल से वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, हर दुकानदार कोशिश करता है कि उसका ग्राहक जो है वो हमेशा बना रहे। सुविधा पूर्वक जिसके चीज के बारे में अगर कहीं पे नाजाजी की जा रही है तो डिसीजंस हैव टू बी टेकन। वहां पे कहीं ना कहीं पे उनको एक जो है डिसीजन लेनी पड़ती है कि कंटिन्यूटी ग्राहक की रखें या ना रखें। पॉलिसीज हैं, और हर ऑनलाइन ऑफरिंग जहाँ पे आपको मिलती है, उनकी वापसी नीति जो है उनके वेबसाइट के ऊपर निर्धारित है। मैं जानता हूँ बहुत से लोग नहीं पढ़ते हैं, और बात वहां पे आ जाती है, जब कोई ऐसी बात आ जाती है तो उसके ऊपर चर्चाएं जो है बड़ी लंबी हो जाती है। लेकिन मेरे ख्याल से कुछ कंपनी को भी आधार रहता है, ग्राहक लूज नहीं करना चाहिए। और जहाँ पे ग्राहक की बात आ जाती है, थोड़ी बहुत ग्राहक की परेशानियां भी होती हैं कहीं पे। कुछ सबसे बड़ी बात ये आ जाती है जिसको दरकिनार कर देते हैं सारे के सारे, कि जो सप्लाई चेन है जिसके द्वारा ग्राहक तक ऑनलाइन का माल पहुंच रहा है, उसके बीच में जब कहीं पे गड़बड़ी हो जाती है तो वहां पे ग्राहक जो है उटपटा जाता है, और वहीं से जो है मामला बिगड़ जाता है। बहुत बारी जो है हम लोगों ने कंप्लेंट्स निर्धारित की हैं, जहाँ पे ऑनलाइन ने सप्लाई ठीक किया था, लेकिन जब तक ग्राहक को पहुंचा तो वो सामान निर्धारित तरीके से नहीं पहुंचा था। तो वहां पे कमी पेशियां हर लेवल पे होती, और वो कहाँ पे वो कमी पेशी हुई, कहाँ पे रिफंड एंड रिटर्न पॉलिसी को तरीके से पेश किया गया है और उसके आधार के तरीके से ग्राहक को उसका फायदा दिया जा रहा है, सबसे बड़ी बात वहां पे आ जाती है। पॉलिसीज जरूर हैं, नीतियां बनाई जा रही हैं, और मेरे ख्याल से जैसे ऑनलाइन बढ़ रही है और जैसे कंप्लेंट साइकिल्स आ रही हैं, वैसे फीडबैक भी जा रही है। गवर्नमेंट भी देख रही है। ऑनलाइन पोर्टल अब की तारीख में बना दिया गया है इसी के लिए कि आप अपनी कंप्लेंट तो कहीं ना कहीं निर्धारित कर ही सकते हैं। और मेरे ख्याल से उसमें से सुझाव, हम लोग के यहाँ पे भी जो सुझाव आते हैं, कंप्लेंट्स आती हैं, हम लोग उसको उसी हिसाब से लेते हैं, क्योंकि पॉलिसीज अब निर्धारित हो गई हैं। कहीं कमी पेशियां उसके बारे में अभी भी चर्चा चल रही है मिनिस्ट्री से कि कौन कौन सी निर्धारित पॉलिसी के बारे में कहाँ कहाँ के ऊपर कुछ ऐसे संशोधन किए जाएं कि लोगों को सुविधा पूर्वक वो काम कार्य उनका जो है चलता रहे। पहली बात ये, और ग्राहक की जो रक्षा आधार है, देखिए सामान आवागमन में क्षतिग्रस्त तो होगा ही होगा। कहीं पे कोशिश करता है, हर ऑनलाइन कोशिश करता है कि उसका सामान तरीके से उसके ग्राहक के पास पहुंच जाए। लेकिन जहां पे बात आ जाती है मिसयूज की, अब वो ग्राहक की एक विचारधारणा है, और मेरे ख्याल से ऑनलाइन सेलर्स की एक डिसीजन है, जिसमें ग्राहक और ऑनलाइन के बीच की ये बात है, उसमें कोई नीति का आधार बैठ नहीं पाता। नहीं, लेकिन यहाँ पर ये केवल एक ही मुद्दा नहीं है ना अशोक जी, जहाँ पर जिसकी वजह से हम ई कॉमर्स कंपनियों पर उंगलियां उठा रहे हैं। फेक रिव्यूज हैं, सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स हैं, जितना भी वो भारतीय कानून का उल्लंघन भी करते हैं अपने व्यापार में, ये तमाम चीज़ें हैं। और ऐसा नहीं है कि पहली बार इस तरह की कोई शिकायत सामने आ रही है या परेशानी सामने आ रही है। सुयश, आप एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म चलाते हैं, मुझे समझाएं किस तरह से आपकी रिटर्न और रिफंड पॉलिसी है, किस तरह की शिकायतों से का आप निपटारा करते हैं, आपका मैकेनिज्म क्या है?
नमस्कार कविता जी, धन्यवाद। सो एज अ ऑनलाइन रिटेलर, आई थिंक रिटर्न्स एंड रिफंड्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज है हमारे लिए। आप ये समझिए कि बिकॉज हमारा बिजनेस ऑनलाइन है, इसके कुछ एडवांटेजेस होते हैं, हमको ज्यादा कंज्यूमर्स की रीच मिलती है, लेकिन उसके साथ साथ कुछ चैलेंजेस आते हैं। कंज्यूमर्स प्रोडक्ट को पहले देख परख नहीं पाते हैं, तो ऐसे ऐसे माहौल में कंज्यूमर्स को भरोसा दिलाने के लिए रिटर्न्स का ऑप्शन होना एक बहुत ही जरूरी चीज है। हम लोग एज अ कंपनी कस्टमर्स को हमेशा फर्स्ट रखते हैं। हमारी पॉलिसीज जो हैं वो बहुत ज्यादा कस्टमर फ्रेंडली है। हम लोग कस्टमर्स को 15 दिनों का एक रिटर्न विंडो देते हैं प्रोडक्ट डिलीवर होने के बाद, और उस रिटर्न विंडो में यदि कोई कस्टमर रिटर्न के लिए ऑप्ट करता है तो हम 90% केसेस को विद इन 2 days रिजॉल्व भी करते हैं और उनका रिफंड या फिर रिप्लेसमेंट कर देते हैं। इन सब चीजों के साथ देयर आर बहुत ही स्मॉल परसेंटेज ऑफ कस्टमर्स जो कि जैसा कि अशोक जी ने भी कहा कि मिसयूज करते हैं इन चीजों का, बट पॉलिसीज कस्टमर फ्रेंडली होनी चाहिए और उसका एनफोर्समेंट भी कस्टमर फ्रेंडली तरीके से किया जाना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 1% कस्टमर्स के कारण आप जेन्युइन यूजर्स को उनके हक को ध्यान में ना रखें। सो मेरा ये कहना है इस बारे में। नहीं, बिल्कुल आपको ग्राहकों के हक का तो ख्याल रखना होगा। आपने अपनी दुकान खोली है, ग्राहकों के लिए तो खोली है। अगर उनके जरूरतों का आप संज्ञान नहीं रखेंगे तो फिर किसका रखेंगे? ये तो तमाम ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म ऑनलाइन ऑफलाइन सभी को ध्यान में रखना चाहिए। रिटर्न पॉलिसीज की मैं बात कुछ करना चाहूंगी आदित्य। अब रिफंड और रिटर्न पॉलिसीज में और इसकी विंडो में ना बदलाव हुआ है। पहले जो बड़ी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म की मैं बात कर रही हूँ, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, क्योंकि इन्हीं का सबसे बड़ा मार्केट शेयर है अगर हम ऑनलाइन धंधे की बात करें, व्यवसाय की बात करें, तो ऐसे में इनकी जो पहले 30 दिन की विंडो हुआ करती थी उसे कम करके 15 दिन किया, फिर उसको कम करके शायद अब 10 दिन कर दिया है। उसमें से भी कुछ केसेस में ऐसा कर दिया गया है कि आप रिटर्न कर ही नहीं सकते हैं। अच्छा, फ्लिपकार्ट ने ऐसा किया है कि वो अगर आप कैश ऑन डिलीवरी कर रहे हो तो आपको 5 रुपए का चार्ज एक्स्ट्रा भी लगा रहे हैं। ये किस तरह से इनकी रिफंड और रिटर्न पॉलिसीज जो है वो बदल रही हैं आदित्य, और क्या इसके बारे में नोटिफाई किया जाता है ग्राहकों को? देखिए, इसके बारे में जो रिफंड रिटर्न पॉलिसीज होती हैं उसको रेगुलरली हर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म चेंज करता रहता है, क्योंकि पहले आपने सही कहा, पहले 30 दिन का विंडो होता था, अब प्रोडक्ट स्पेसिफिक होता है। किसी प्रोडक्ट में आपकी 15 दिन की रिटर्न विंडो है, किसी में 7 दिन की है, और कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिसमें रिटर्न विंडो है ही नहीं, आप उसको रिटर्न कर भी नहीं सकते। इसमें कुछ देखिए गलती मैं कहूँगा कंज्यूमर्स की भी है, क्योंकि होता क्या है कि कंज्यूमर्स कई बार कोई प्रोडक्ट यूज करते हैं, उसको 4-5 दिन यूज करते हैं, फिर वापस करते हैं। काफी लोगों को मैंने देखा है, काफी लोगों के रिव्यूज भी पढ़े हैं कि वो क्या करते हैं कि शादी के लिए उन्होंने कपड़े खरीदे या किसी ओकेजन के लिए कपड़े खरीदे, 7 दिन की रिटर्न पॉलिसी है, 10 दिन की रिटर्न पॉलिसी है, 2 दिन उसको यूज किया, अच्छे कपड़े पहने और फिर वापस कर दिए। तो ये इस तरीके से जो सेलर्स हैं उनको भी नुकसान होता है, ई कॉमर्स कंपनीज हैं उनको भी नुकसान होता है, क्योंकि अगर आप अमेजोन की बात करो तो वो सिर्फ अगर एक सेलर कोई प्रोडक्ट बेचता है तो अगर वो रिटर्न वापस आ जाता है तो सेलर को तो एक्चुअली उसका जो शिपिंग चार्ज है वो तो पे करना ही पड़ता है, तो वो नुकसान तो उसको होता ही है ना। तो उस चक्कर में ये पॉलिसीज बार बार रिवाइज करना, मैं ये नहीं कहूंगा गलत है, ठीक है, लेकिन हाँ इसकी इंफॉर्मेशन कस्टमर को जरूर मिलनी चाहिए। हर कस्टमर जाके रिटर्न रिफंड पॉलिसीज नहीं पढ़ता, लेकिन उसकी नोटिफिकेशन मेरे ख्याल से जरूर सारे लोग जितनी भी ई कॉमर्स साइट्स हैं वो लोग जरूर भेजते हैं। तो अशोक जी, अब यहाँ पर अगर इसी को थोड़ा सा मैं डायसेक्ट करना चाहूँ, रिटर्न की हम बात करते हैं, कहीं पर भी किसी भी पॉलिसी में ये बात सामने नहीं आ रही है कि आप कितना रिटर्न कर सकते हैं, कितनी बार आप प्रोडक्ट को रिटर्न कर सकते हैं। अगर ये कंपनियां कह रही हैं कि कोई कस्टमर बहुत ज्यादा रिफंड और रिटर्न की मांग करता है तो हम उसे ब्लॉक कर देते हैं, या वो हमारे लिए अच्छा ग्राहक नहीं है, या जिस भी तरह से वो परेशान करने के बारे में सोचते हैं ग्राहकों को, लेकिन सफाई तो दी नहीं जाती है कि कितना रिटर्न की कैपिंग है। अच्छा, कई बार ऐसे बोल दिया जाता है कि आप बहुत रिटर्न कर रहे हैं तो आपके जो लॉयल्टी प्रोग्राम है या जो भी आपने प्राइम मेंबरशिप वाली जो सब्सक्रिप्शन लेके रखा है उस पर इंपैक्ट करेगा, उसके पॉइंट्स पे इंपैक्ट करेगा। अच्छा, कई बार ये बोल दिया जाता है कि अगर आपको लगता है, अगर आप ऐसे ग्राहक हैं जो बहुत रिटर्न करते हैं, रिफंड करते हैं, तो क्यों ना आप हमारे लॉयल्टी प्रोग्राम को अपना लीजिए, वहां पे जो आपकी सीमा है रिटर्न और रिफंड की वो बढ़ जाएगी। तो ये कंपनियां जो है अलग अलग पैतरे अपना रही हैं, है ना कहीं देखिए गर्दन तो उपभोक्ता की पकड़ी जा रही है, ऐसे घुमाओ या वैसे घुमाओ, क्या कहेंगे? देखिए, जहाँ पे बात आ जाती है सेल्स की,
सबका एक आधार होता है। मेरे ख्याल से मेरे साथ जो लोग बैठे हैं वो जानते होंगे कि जब बात आ जाती है प्लेटफॉर्म चलाने या दुकान चलाने की, सबसे बड़ा मुद्दा होता है सेल्स का। और जहाँ पे बात आ जाती है उपभोक्ता को सामान पहुंचाने की, उपभोक्ता को मैनेज करने की, फिजिकल शॉप मैनेजमेंट और ऑनलाइन मैनेजमेंट में बहुत फर्क है। मेरे ख्याल से उसी तरीके से सबको एक्सपीरियंसेस भी हो रहे हैं। नो डाउट मैं इसको जो है दाकरदार नहीं करना चाहता हूं कि ऑनलाइन कंपनीज की तरफ से जिस तरीके से कुछ सप्लाई लाइंस हुई हैं, वहां पे बहुत सारी कंप्लेंट्स हम लोगों को जो है ऑलमोस्ट मंथली 12 से 20 कंप्लेंटें आती हैं इसी के बारे में कि जो है हम लोगों ने ऑर्डर किया था और किस हिसाब से नहीं पहुंचा है और उसके ऊपर क्या कार्रवाई हम लोग कर सकते हैं। बात आ जाती है कि दोनों तरफ की एक आधार है। ऑनलाइन एक सेल्स प्रोग्राम है और अगर किसी सेल्स प्रोग्राम की कहीं पे कमी पेशी है, उपभोक्ता के पास अवेलेबिलिटी है शिफ्ट करने की, पहली बात। लेकिन जहां पे लॉयल्टी की बात आ जाती है, देखिए हम लोग अपने आधार से, मेरे ख्याल से आपके चैनल के ऊपर मैं लगातार जो है चैनल देखता हूं आपका, तो इसलिए देखता हूं क्योंकि जिस तरीके से न्यूज और वैल्यू आप देते हैं हम लोग उसके ऊपर आकर्षित रहते हैं। वैसे ही एक ऑनलाइन और एक उपभोक्ता के बारे में आसान तरीके से खरीदने का एक पेशकश किया गया है। अब उसमें कौन से तरीके से कहाँ पे कमी पेशी में और किस तरीके से उसकी करेक्शन होती रहे, यही एक बेसिस रहा है कंज्यूमर कंप्लेंट का। और जहां तक बात आती है कहीं पे किसी को अगर कहीं तकलीफ है, बल्कि तो मैं ये कहता हूं कि जहां पे ऑनलाइन की बात है और उपभोक्ता की बात है, दोनों तरफ से कंप्लेंट साइकिल जो है बननी चाहिए, तभी कहीं पे बैलेंस बैठ पाएगा। क्योंकि बात सिर्फ एक उपभोक्ता तक आ जाती है, ऑनलाइन के ऊपर कहते हैं कि ऑनलाइन का सामान ठीक नहीं आया। बहुत सारे मामले हैं जहां पे नहीं ठीक आया, सप्लाई चेन में गड़बड़ हुई है, तो जब सामान पहुंचा है तो वो गड़बड़ पहुंचा है। अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी एरियाज जो हैं वो ऑनलाइन सेलर्स के हैं। जहां तक उपभोक्ता का सवाल है, उसने जिस हिसाब से उसको समझा उसने उस हिसाब से पैसे देके खरीदा है। मेरे ख्याल से जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, समझदार हो रहे हैं ऑनलाइन शॉपिंग के बारे में, मेरे ख्याल से पिछले 3 साल में कोविड के दौरान लोगों ने बहुत से जो है एक्सपीरियंसेस ऐसे अपने लिए हैं और पहले से बहुत बेहतर हो गया। लेकिन जो आदान प्रदान का एक मामला और जो सेल्स का एक मामला ऑनलाइन का चल रहा है, कंप्लेंट्स कम नहीं हो रही, बढ़ रही हैं। ये मैं आपकी बात हमें जरूर मानता हूं। हम लोगों के लिए भी एक कंसर्न एरिया है। हम लोग भी इस बात को जो है बार बार टेकअप करते हैं ग्राहक के साथ कि आप जिस एक्सपीरियंस से निकले हैं उसको कंपनी को जो है उसको रिस्पॉन्सिबल होल्ड करना चाहिए और हम आपकी तरफ से पेशकश करते हैं उनके लिए। लेकिन जहां बात आ जाती है ऑनलाइन कंपनीज की, उनका क्राइटेरिया बड़ा सिंपल है। वो कहते हैं कि हम लोगों की प्रोडक्ट सेल हमारा एक बेसिक मुद्दा है, अगर हम प्रोडक्ट सेल नहीं करेंगे तो हम सरवाइव नहीं कर पाएंगे। बट हम लोग जो है इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि हमको ग्राहक जो है ऐसी मुकाम पे लाके खड़ा कर दे जहां पे उनकी ब्रांड के बारे में कहीं ना कहीं पे डाउन साइड हो। जहां पे कमी पेश है उसको उजागर करना जरूरी है और मेरे ख्याल से यही हम लोगों की उपभोक्ताओं के साथ बातचीत चलती है कि बात कहीं पे बात आए तो उसको उजागर जरूर करिए, जागरूक रहिए, तभी उजागर कर पाएंगे। अब थोड़ा सा सेलर साइड को भी समझते हैं, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को भी समझते हैं। सो यश, आप शायद हमको ये बेहतर समझा सके। देखिए, अब तक जितने भी रिटर्न्स का आंकड़ा सामने आता हुआ दिखाई दे रहा है, लगभग 15 से 20% है। स्पेसिफिक प्रोडक्ट कैटेगरीज की अगर मैं बात करूं तो रिटर्न्स का रेट अपैरल्स में 20 से 30% का है और लगभग 20 से 25% जो है ऐसे प्रोडक्ट्स रिटर्न किए जाते हैं जो डैमेज्ड होते हैं। मुझे ये कॉस्टिंग समझ नहीं है, क्योंकि ये कंपनियां बोलती हैं कि प्रोडक्ट रिटर्न कर देते हैं तब भी हम पे कॉस्ट लगता है, अच्छा प्रोडक्ट डैमेज होता है तब भी कॉस्ट लगता है क्योंकि हमें वो सेलर के पास वापस भेजना पड़ता है। तो ये रिटर्न से एसोसिएटेड कॉस्ट क्या है, ये हमको समझाएं। ये दो तरह की कॉस्ट किसी भी ऑनलाइन रिटेलर को आती है जब वो सामान हम कंज्यूमर के पास भेजते हैं और वो रिटर्न हो जाता है। पहला कॉस्ट है जो एक सामान को डिस्पैच करके उन कंज्यूमर के घर तक पहुंचाने की बात आती है, वो एक कॉस्ट है। और दूसरा, यदि कस्टमर वो रिटर्न कर देता है तो उस रिवर्स शिपमेंट का कॉस्ट भी कंज्यूमर को देना पड़ता है। अमूमन अगर वो डैमेज हो गया है रास्ते में तो वो जो प्रोडक्ट का कॉस्ट है वो भी एक लॉस है जिसको कि कंपनियां करती हैं। पर्पल की अगर बात कहें तो हम लोग एक फुलफिल्ड बाय पर्पल मॉडल चलाते हैं जहां पे सेलर्स अपना सामान हमारे पास रखते हैं और हम लोग उन सारे प्रोडक्ट्स का क्वालिटी चेक करते हैं, उसकी एक्सपायरी डेट चेक करते हैं, बिकॉज हम ब्यूटी इंडस्ट्री में हैं।
हम लोग एक पैकेज गुड्स बेचते हैं, तो हमारे कैटेगरी में रिटर्न्स का रेट काफी कम है, इसी के कारण, बिकॉज हम सामान अपने पास लाके उसका क्वालिटी चेक करके फिर ही कस्टमर को फुलफिल करते हैं, और वो सारा का सारा फुलफिलमेंट प्रोसेस अपने हाथ में रखते हैं। बट अमूमन आपके सवाल का यदि मैं आंसर दूं, तो ये 2 या 3 तरह की कॉस्ट किसी भी ऑनलाइन रिटेलर को आती है। पोस्ट पैंडेमिक हमने देखा है कि अब क्योंकि ऑफलाइन भी खुल गया है एक तरह से आदित्य, तो लोगों की निर्भरता ऑनलाइन पर थोड़ी सी कम हो गई है, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों के पास इतनी वाइड चॉइस है, और कंपनियों का एक ये भी कहना है कि क्योंकि इतनी इजी रिटर्न और रिफंड पॉलिसीज है ना, तो लोग हल्का सा भी डिससैटिस्फैक्शन होता है तो क्लिक कर देते हैं भैया प्रोडक्ट रिटर्न करना है। क्या आपको लगता है कि बेनिफिट ऑफ इजीनेस भी यहाँ पर दिखाई दे रही है? बेनिफिट ऑफ इजीनेस और कन्वीनियंस तो देखिए है ही, क्योंकि पैंडेमिक के बाद जितना ट्रैफिक ई कॉमर्स प्लेयर्स के पास आया है वो मतलब ऑलमोस्ट 2x 3x शायद ज्यादा ही हो गया होगा, आंकड़ा मेरे को खास एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन जो ट्रैफिक है, जो सेल्स है, वो मल्टीफोल्ड एक्चुअली पैंडेमिक के बाद काफी ज्यादा हो गई है। तो उनके पास चॉइसेस, तो उनके पास ट्रैफिक इतना आ रहा है, कंज्यूमर्स इतना आ रहा है, और जो कस्टमर है उसको एक घर बैठे बैठे ही प्रोडक्ट चूज करना, कई लोग ऑफलाइन स्टोर में जाते हैं लेकिन ऑनलाइन खरीद लेते हैं क्योंकि अगर पसंद नहीं आएगा तो हम वापस कर देंगे। तो ये एक जो धारणा लोगों के मन में आ गई ना कि अगर मैंने ऑफलाइन पे लिया तो वहां पे तो वापस करना मेरे को थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन अगर मैं ऑनलाइन लेता हूँ तो शायद मेरे पास 7 दिन का ऑप्शन है, मेरे को अगर चीज चला के भी मैं देखूंगा, अगर मुझे पसंद नहीं आएगी तो मैं वापस कर दूंगा। तो इस चक्कर में भी रिटर्न्स थोड़े ज्यादा बढ़ गए हैं, क्योंकि सेल्स भी ज्यादा बढ़ गई हैं, और ये जो नए कस्टमर्स आए हैं वो ये तरह तरह की नई नई चीजें ट्राई भी ऑनलाइन करते रहते हैं, तो इस वजह से रिटर्न्स थोड़े से अब ज्यादा हो गए हैं। ऑलराइट, लेकिन अशोक जी देखिए, इस पूरे मामले को सुलझाने के लिए अगर देखा जाए तो हमें बहुत सारे पहलू कंसिडर करने पड़ेंगे, लेकिन कोई एक सटीक एक जवाब निकल कर नहीं आएगा, क्योंकि ये एक पॉलिसी मेकिंग का भी हिस्सा है और एक ग्रीवांस सिस्टम का हिस्सा है, जो कि कंपनियों को बैठकर जो है समझना होगा कि ग्राहक कैसे बिहेव कर रहा है। एक चीज जो मुझे समझ में आ रही है कि बहुत सारी ई कॉमर्स कंपनियां ना अलग अलग तरह के एल्गोरिथम्स रन करती हैं, जहां पर वो फ्रॉड और रिस्क को भी मापती हैं। तो कई बार उनका ये कहना है कि अगर एक ही प्रोडक्ट के बल्क ऑर्डर्स आ रहे हैं तो वो कंपनी को या वो ग्राहक को ब्लॉक कर देते हैं, क्योंकि उन्हें सस्पिशन लगता है कि अच्छा ये हो सकता है हमारे साथ कोई फ्रॉड हो। तो कहीं ना कहीं वो इस बात को भी आगे लेकर आ रहे हैं कि आपके अकाउंट को ब्लॉक कर दिया है, इसकी वजह यह भी है कि आपका बिहेवियर हो सकता है सस्पिशियस दिखाई दे, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है कि यही वो वजह रही है। कम्युनिकेशन लैप्स आपके ग्राहक के साथ साफ तौर से दिखाई दे रहा है। तो कंपनियां अपनी गलती छुपा रही हैं, हम नहीं जानते, या उनका मैकेनिज्म इतना दुरुस्त है कि कहीं भी उसको ऐसा कोई बिहेवियर दिखाई दे तो वो ग्राहक को ब्लॉक कर देती है। बात जो भी हो, इसका बीच का रास्ता कहां से निकल कर आएगा? किस तरह से कम्युनिकेट किया जाए अपने ग्राहकों के साथ, क्योंकि हम बहुत बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स की बात कर रहे हैं जो कि आज हमारी आम जिंदगी का हिस्सा बन चुके हैं, और ऐसा लगता है कि ये ई कॉमर्स कंपनियां जो है इस बात का फायदा उठा रही हैं, क्योंकि लोग इतने डिपेंडेंट हो गए हैं उनके ऊपर, तो वो मनमानी कर सकती हैं। तो मैं आपको एक ना स्पष्ट कर दूं सबसे पहले कि पिछले 4 से 5 सालों में मेरे ख्याल से कोई 300 से 400% कंप्लेंटों का आधार बढ़ा है। सबसे बड़ी बात तो ये है, पहली बात। और बड़ी खुशी की बात है कि लोगों में जागरूकता हुई है और वो पहचान रहे हैं कि किस तरीके से कंप्लेंट की जा सकती है और उसमें से क्या उनको फायदा हुआ। इसी को आधार लेते हुए कंपनीज के ऊपर प्रेशर पड़ता है, गाइडलाइन पड़ती है, और उनको जो है अपने ग्राहक के बारे में ध्यान रखने का एक आधार पैदा होता है। देखिए, बाय द एंड ऑफ द डे क्या बात आ जाती है, क्या सप्लाई जो हम लोग चाह रहे हैं क्या हमको वो मिल पा रहा है कि नहीं। और मेरे ख्याल से बात है कि ग्रोथ ऑफ ऑनलाइन हमने जो एक्सपीरियंस किया था, मेरे ख्याल से कोई 1000 करोड़ के ऊपर का एस्टिमेटेड ई कॉमर्स डेटा के हिसाब से जो है आधारित किया गया है अगले कुछ सालों में। अगर आप उन 1000 करोड़ों की एक बेसिस बनाए, मेरे ख्याल से बहुत बड़ी कंपनियां हमारे देश में भी हैं जो ई कॉमर्स में शिफ्ट हो गई हैं, जिनको ऑनलाइन ऑफलाइन चलता था वो भी ऑनलाइन में आ गए। तो एक बाइंग पर्सपेक्टिव जो चेंज हुआ है ग्राहक का, इस हिसाब से अगर जागरूक नहीं होगा ग्राहक अपनी बात को बार बार बात नहीं करेगा, कहीं पे उसको कहीं क्षतिग्रस्त हो रहा है उसका जो है आदान प्रदान, उसमें वो कंप्लेंट नहीं करेगा,
तो मैं वाक्य में आपको ये बात कहना चाह रहा हूं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी फैक्टर दोनों तरफ से नहीं बन पाए। ऑनलाइन कंपनीज आर इंपॉर्टेंट। देखिए क्या बात आ जाती है, आपने एल्गोरिथम्स की बात की। एल्गोरिथम डेवलपमेंट इज अ वेरी एक्सपेंसिव जॉब। मेरे ख्याल से एक ऑनलाइन के लिए एआई एप्लीकेशंस कोई आसान और सस्ता काम नहीं है। जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस ऑनलाइन हैं वो सब एआई यूज करती हैं बिकॉज इट इज उनका स्केल ऑफ डिलीवरी और स्केल ऑफ कस्टमर बेस इतना बड़ा होता है। जो छोटी ऑनलाइन हैं वो आधार रखता है उनका वन ऑन वन आधार से, जैसे आपने कहा कि जिसकी जो है ट्रैकिंग जिस हिसाब से चलती है उनका बेसिस उसके ऊपर रहता है कि ग्राहक की क्या कैपेबिलिटी चल रही है और उसको कैसे जो है अपनी तरफ रखा जाए। ये सब चीजें मेरे ख्याल से टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के ऊपर बहुत निर्धारित रहती हैं। जैसे जैसे ऑनलाइन बढ़ती है, जैसे जैसे जो है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बढ़ता है, वो अपने में और पैसा निवेश करता है कि वो ग्राहक को अच्छे तरीके से उसको अपनी चीजें पेश कर पाए। तो मेरे ख्याल से दिस इज अ प्रोसेस ऑफ अ डेवलपमेंट। इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी जितनी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे पड़ती है उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ग्राहक की तरफ से पड़ती है कि उसके बारे में जान पहचान हो, उसको जागरूकता हो, वो उस तरीके से आदान प्रदान वो ऑनलाइन पे कर पाए। चलिए, तो बहुत ज़रूरी है एक ऐसा सिस्टम जो है वो लाया जाए जहां पर न सिर्फ कंपनियां अपनी जिम्मेदारी समझे बल्कि ग्राहक भी अपनी जिम्मेदारी समझे, और एक ऐसा सिस्टम बनाया जाए जहां पे पारदर्शिता हो और पॉलिसीज में एक रूपता हो। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस खास पेशकश में शामिल होने के लिए। कंज्यूमर स्किन की आज की इस पेशकश में मुझे भी इजाजत दें। नमस्कार।